नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान जमानत से छूटने के बाद आज अपने घर पहुंच गए हैं। वहीं इस केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में आ गए हैं। ड्रग्स केस में आरोप है तो वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उनकी जाति को लेकर भी आरोप लगा रखे हैं। इसी मामले पर आज वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। जांच क्रूज ड्रग्स केस की शुरू हुई थी, लेकिन जांच की आंच अब इसकी जांच अधिकारी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आ चुकी है। ड्रग्स केस में तो आरोप लगे ही हैं, जाति का मामला भी आ गया है, जिसमें आरोप लगाए हैं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने। मलिक ने आरोप लगाए थे कि समीर वानखेड़े ने जाति का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की। वानखेड़े के धर्म पर भी सवाल उठे। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच आज समीर वानखेड़े ने मुंबई में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात कर खुद पर लग रहे धर्म परिवर्तन संबंधित आरोपों पर सफाई दी। ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं जी, तो उनसे मिलने आया था मैं भी, और उनको एक एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग क्या आपने नहीं ऑलरेडी वो ऐसी कमीशन ऑनरेबल ऐसी चेयरपर्सन को भी दे दिया मैंने कमीशन को। थैंक यू। इस मुलाकात के बाद वानखेड़े ने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्होंने अपनी अर्जी एससी आयोग के उपाध्यक्ष को दी है। आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने बताया कि समीर वानखेड़े ने उन्हें अपनी जाति से संबंधित कागजात दिखाए और अपना पक्ष रखा। उनको बात एक ही लगा कि मैंने इतना बड़ा एक चक्र का विरुद्ध में लड़ रहा है और मेरे को सबको सपोर्ट होना चाहिए। अगर समीर वानखेड़े शेड्यूल कास्ट परिवार का होगा तो नेशनल कमीशन का सेफ गार्ड रूप के उनका ऊपर सेफ गार्ड रहेगा और उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये आपको बोल के जाना है। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े ने अपने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके आईआरएस की नौकरी हासिल की है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह की फोटो भी शेयर की थी। साथ ही निकाहनामा और समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र भी साझा किया था। इससे पहले शुक्रवार को समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को नोटिस जारी किया था और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर वो पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने 31 साल पहले हुए गोलीकांड के बारे में बोलते हुए कहा कि इस घटना पर सब चुप थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि सच्चाई क्या थी। सीएम योगी ने इस दौरान पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। यूपी में विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। इसी के चलते आज राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहां चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर वो बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि आज से 31 साल पहले वो समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। भाइयों बहनों, ठीक आज से 31 वर्ष पहले अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर बर्बर और निर्मम गोलीकांड हुआ था। उस बर्बर घटना को प्रत्येक भारतीय ने निंदा की थी। सीएम योगी ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो जाति की राजनीति कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर जाति देखकर समर्थन देना होता तो ना 370 की समाप्ति होती और ना ही राम मंदिर बन पाता। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है तब वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है
और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज वो सभी काम हो रहे हैं जो कभी असंभव होते थे। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। बीजेपी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीएम योगी ने सबका सम्मान करने की अपील की। दिवाली के उपलक्ष्य में जिन परिवारों के पास कुछ नहीं है, ऐसे परिवारों के पास भी जाकर एक एक दीपक जरूर जलाया जाए। बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने पाकिस्तान से हार के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया था, उन्हें ट्रोल किया था, भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी। कोहली ने कहा है कि पूरी टीम मैच हारी थी। धर्म के आधार पर किसी को निशाना बनाना सबसे ज्यादा गलत है। शमी के समर्थन में आए कोहली। शमी के ट्रोलर्स पर भड़के कोहली। टी20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम के खिलाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी टिप्पणियां की गई। इसमें गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोलर्स ने खासा निशाने पर रखा। शमी पर भद्दी टिप्पणियां की गई। अब शमी के समर्थन में खुद कप्तान विराट कोहली आ गए हैं। Attacking someone over their religion is the most I would say pathetic thing that a human being can do. Everyone has the right to voice their opinion and what they feel about a certain situations, but I personally have never ever even thought of discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been. भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड से होना है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को निशाना बनाना सबसे गलत है। Well, there's a good reason why we are playing on the field and not some bunch of spineless people on social media that have no courage to actually speak to any individual in person. They hide behind identities and go after people through social media, making fun of people, and that has become a source of entertainment in today's world, which is so unfortunate and so sad to see, because this is literally the lowest level of human potential that one can operate at, and that's how I look at these people. कोहली ने साफ कहा कि कुछ लोगों का यही काम है कि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छुपाकर दूसरों पर निशाना साधो, लेकिन हम ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल रखते, हमारा पूरा ध्यान अगले मैच पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। अब चीन ने अमेरिका पर एक बड़ा आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि ताइवान को सुसाइड बॉम्बर बना रहा है अमेरिका। दरअसल खबरें आई हैं कि अमेरिका ताइवान की सेना को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसके बाद से चीन और भी ज्यादा तमतमा गया है। ताइवान की खाड़ी में और तनाव बढ़ता जा रहा है। यह तनाव बढ़ना तब शुरू हुआ जब से चीन ने फिर से कहना शुरू किया कि वो ताइवान पर फिर से कब्जा करेगा। चीन पिछले कुछ दिनों से लगातार कहता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो ताइवान को अपने में मिला लेगा। चीन अपनी सैन्य शक्ति से ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं ताइवान चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान को अमेरिका की भी मदद मिल रही है। ये भी खबरें आई कि अमेरिकी सैनिक ताइवान सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका और ताइवान की सेना के बीच बढ़ती नजदीकी से चीन तमतमा गया है।
ताइवान अमेरिका की दोस्ती से भड़का चीन। ताइवान को सुसाइड बॉम्बर बना रहा अमेरिका। चीन ने अब आरोप लगाया है कि ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ताइवान का इस्तेमाल चीन के खिलाफ सुसाइड बॉम्बर के रूप में कर रहा है अमेरिका। चीन ने यह आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब ताइवान ने स्वीकार किया है कि अमेरिकी सैनिक उसकी सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं। चीन इस बात से भी नाराज है कि अमेरिका ने ताइवान की लोकतांत्रिक सफलता को देखते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने की सिफारिश की है। चीन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की ऐसी हरकतों के बाद से चीन और ताइवान में जंग छिड़ सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की लगातार धमकी दे रहा है। 4 दशक में सबसे बुरे हालात। क्या ताइवान को लेकर छिड़ेगी जंग? माना जा रहा है कि चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पिछले 4 दशकों में इतने बुरे हालात नहीं हुए हैं। चीन अपने लड़ाकू जहाज ताइवान की हवाई सीमा में लगातार भेज रहा है। अक्टूबर के महीने में 150 से ज्यादा चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के पास जा चुके हैं। चीन ने ताइवान के सामने एक जगह सैन्य ताकत से कब्जा कैसे किया जाता है इसका भी अभ्यास किया। इसके बाद ताइवान ने भी अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत कर दिया। ताइवान ने अमेरिका से F-16 विमानों को जल्द पहुंचाने को कहा है। 10 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ताइवान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। वहीं खबरें ये भी आ चुकी हैं कि चीन ताइवान के पास लगने वाले अपने 3 एयरबेस मजबूत कर रहा है। तीनों एयरबेस को उसने अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इन एयरबेस से चंद मिनटों में चीनी लड़ाकू विमान ताइवान पहुंचेंगे तो ताइवान की दिक्कत बढ़ सकती है। उसे जवाबी कार्रवाई करने में परेशानी हो सकती है। इन एयरबेस के जरिए चीन इस इलाके में अपनी उपस्थिति और मजबूत कर सकता है। अमेरिका पर भड़का चीन। चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से कई मुद्दों पर तकरार चल रही है। ताइवान का मुद्दा भी उसमें से एक है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को संदेश दिया था कि ताइवान के मुद्दे पर संभल कर बोले। इस मुद्दे पर वो किसी से कोई रियायत नहीं करेगा। चीन का इशारा साफ है कि ताइवान की मदद करने के लिए कोई भी आया तो चीन अपने हिसाब से फैसले लेगा। ताइवान के साथ चलते विवाद के बीच चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ चुके हैं। इलाके में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत के चलते टेंशन और बढ़ चुकी है। गहरा रहे युद्ध के बादल। ताइवान को लेकर जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस इलाके में घातक हथियारों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों की तैनाती होती जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में गश्त लगा रहे हैं। चीन ने भी अपनी सबसे घातक लड़ाकू विमानों को यहां तैनात कर दिया है, जिनकी मदद से वो इन युद्धपोतों से निपट सकता है। इस बीच चीन ने अपने बेहद घातक H-6N बॉम्बर्स को इलाके में उतार दिया है। बताया जा रहा है कि H-6N विमान तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जा सकते हैं। ये विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। ये हवा से मिसाइलें भी दाग सकते हैं, जिनके निशाने पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। चीन ताइवान को अपने राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा बताता है, जबकि लंबे गृह युद्ध के बाद 1949 में चीन से अलग होने के बाद ताइवान अपने आप को अलग देश बताता रहा है। दशकों से इस क्षेत्र में तनाव है और पिछले कुछ दिनों में ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं
पाकिस्तान की, जिसके अपने अंदरूनी हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लेकिन उसका सारा ध्यान तालिबान को मदद देने में लगा है। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे तालिबान सरकार को मान्यता देनी भी शुरू कर दी है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से तालिबान की तरफ से नियुक्त राजनयिकों को देश में अफगान दूतावास और वाणिज्य दूतावास का प्रभार लेने की अनुमति दे दी है। संभल नहीं रहा पाकिस्तान। इमरान के दिल में तालिबान। अपने घर में आग। पुलिस जनाबे वाला, पुलिस भाग रही है। इमरान छेड़े तालिबान राग। पाकिस्तान में इस समय टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। देश के अलग अलग शहरों में भयंकर हिंसा का दौर जारी है। टीएलपी के प्रदर्शनकारियों के रुख को देखकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के माथे से पसीना टपक रहा है। अपना घर संभल नहीं रहा, अपने देश में हिंसा रुक नहीं रही, लेकिन इस सब के बीच इमरान सरकार के तालिबान प्रेम में कोई कमी नहीं आ रही है। अब खबर आ रही है कि इमरान सरकार ने तालिबान को गुपचुप तरीके से मान्यता देना शुरू कर दिया है। ये सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने दी तालिबान को मान्यता? दूतावास में तालिबानी राजनयिक। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने चुपचाप तालिबान की ओर से नियुक्त राजनयिकों को देश में अफगान दूतावास और वाणिज्य दूतावास का प्रभार लेने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया के जरिए ये खबर आई है। अगर ऐसा है तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की पाकिस्तान की एक और कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। लेकिन खबरों की माने तो इसके बावजूद तालिबान की तरफ से नियुक्त राजनयिकों को वीजा जारी किए और उन्हें अपने यहाँ अफगान दूतावास का प्रभार संभालने की इजाजत दी। खबर है कि सरदार मोहम्मद शोकेब ने इस्लामाबाद में अफगान दूतावास में पहले सचिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, जबकि हाफिज मोहिबुल्लाह, मुल्ला गुलाम रसूल और मुल्ला मोहम्मद अब्बास को अफगानिस्तान के पेशावर, क्वेटा और कराची वाणिज्य दूतावासों को सौंपा गया है। शोकेब प्रभावी रूप से इस्लामाबाद में अफगान प्रभारी होंगे। पाकिस्तान में अफगान दूतावास जुलाई के बाद से बिना किसी राजदूत के रहा है। जब ये खबरें फैल गई तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये एक प्रशासनिक मामला है, इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की दलीलों पर किसी तरह भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार पहले दिन से ही खुलकर तालिबान का समर्थन कर रही है। इमरान खान खुद अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपनी अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश कर रहा था, तो उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन ISI चीफ फैज हामिद खुद काबुल में मौजूद थे। इसके बाद पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपना लाओ लश्कर लेकर काबुल पहुंचे तालिबानी नेताओं से मिलने। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी के साथ तालिबानी नेताओं से मुलाकात की। अब अपने यहाँ दूतावास में तालिबान के नियुक्त अधिकारियों को आने देकर पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो आतंकियों के साथ है। पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी से जल्दी तालिबान सरकार को दुनिया में मान्यता मिल जाए, और खबरों की माने तो उसने खुद चोरी छिपे तालिबान सरकार को मान्यता देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।